नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और एजुकेशन के अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने का शैक्षिक महत्व बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयास और त्रुटि है, यहाँ पे आपको प्रयास और त्रुटि द्वारा सीखने का शैक्षिक महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम या सीखने का क्या अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगम या सीखने का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको अधिगम या सीखने का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्जित अभिप्रेरक का क्या अर्थ है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अर्जित अभिप्रेरक है, यहाँ पे आपको अर्जित अभिप्रेरक का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अभिप्रेरणा है, यहाँ पे आपको अभिप्रेरणा के सिद्धांत लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, निरीक्षण विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो निरीक्षण विधि है, यहाँ पे आपको निरीक्षण विधि पे संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 5 लक्षण लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं, यहाँ पे आपको मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 5 लक्षण लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैयक्तिक भिन्नताओं का महत्व बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो वैयक्तिक भिन्नता है, यहाँ पे आपको वैयक्तिक भिन्नताओं का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पिछड़े बालक की परिभाषा दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो पिछड़े बालक होते हैं, यहाँ पे आपको पिछड़े बालक की परिभाषा देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मानसिक स्वास्थ्य है, यहाँ पे आपको मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवेग का प्रेरणात्मक सिद्धांत क्या है। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो संवेग है उसका प्रेरणात्मक सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको संवेग का प्रेरणात्मक सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, काल्पनिक द्वारा दिए गए मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो काल्पनिक है, यहाँ पे आपको काल्पनिक द्वारा दिए गए मनोविज्ञान की परिभाषा लिखना है। तो ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, मनोविज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो मनोविज्ञान का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मनोविज्ञान के क्षेत्र का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का क्या अभिप्राय है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षा मनोविज्ञान है, यहाँ पे आपको शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि का अभिप्राय बताना है और इसका संक्षेप में उत्तर देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहिर्निरीक्षण विधि से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो बहिर्निरीक्षण विधि है, यहाँ पे आपको बहिर्निरीक्षण विधि के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि का अर्थ बतलाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो वृद्धि है, यहाँ पे आपको वृद्धि का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, विकास के प्रमुख सिद्धांत क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो विकास है उसका प्रमुख सिद्धांत क्या है, यहाँ पे आपको विकास के प्रमुख सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यहाँ पे आपको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भाषा का क्या महत्व है, बालकों में भाषा विकास की मुख्य अवस्थाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा का क्या महत्व है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भाषा का महत्व बताना है, उसके बाद आगे आपको बालकों में भाषा विकास की मुख्य अवस्थाओं का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम
स्थानांतरण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम स्थानांतरण है, यहाँ पे आपको अधिगम स्थानांतरण के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सीखने के नियमों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो सीखने के नियम है, यहाँ पे आपको सीखने के नियमों का संक्षेप में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली किन्हीं 2 तकनीकों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली 2 तकनीकों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मैस्लो के अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत पे प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो मैस्लो की अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको मैस्लो की अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यक्षीकरण की विशेषताओं पे प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यक्षीकरण है, यहाँ पे आपको प्रत्यक्षीकरण की विशेषताओं पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, तर्क कितने प्रकार के होते हैं। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो तर्क हैं कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि तर्क कितने प्रकार के होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आदत का अर्थ एवं परिभाषा बतलाइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो आदत है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको आदत का अर्थ बताना है और उसकी परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कल्पना के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो कल्पना है उसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको कल्पना के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दिव्यांगता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो दिव्यांगता है, यहाँ पे आपको दिव्यांगता पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिगम शैली VARK की विशेषताएं बतलाइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिगम शैली VARK है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको अधिगम शैली VARK की विशेषता बताना है। तो ये टोटल आपके 17 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, शिक्षण अधिगम के संबंध की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर भी बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो शिक्षण अधिगम है, यहाँ पे आपको शिक्षण अधिगम के संबंध की आवश्यकता बताना है और उसके महत्व को स्पष्ट करना है और इन दोनों के बीच का अंतर भी बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, समायोजन का क्या अर्थ है, इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समायोजन का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समायोजन का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानसिक रूप से मंद बालकों की क्या विशेषताएं हैं, मानसिक मंद बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानसिक रूप से मंद बालकों की विशेषता बताना है, उसके बाद आगे आपको मानसिक मंद बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उसके बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यक्तिक विभिन्नता के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यक्तिक विभिन्नता है, यहाँ पे आपको व्यक्तिक विभिन्नता के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, स्मृति का क्या अर्थ है, स्मृति की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए स्मृति के प्रकारों का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि स्मृति का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्मृति का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको स्मृति की प्रक्रिया स्पष्ट करते हुए स्मृति के प्रकारों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पावलाव से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पावलाव से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत है, यहाँ पे आपको पावलाव से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत की व्याख्या करना है और इसके शैक्षिक महत्व पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभिवृद्धि से आप क्या समझते हैं, विकास और अभिवृद्धि में अंतर को स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अभिवृद्धि है उससे आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले अभिवृद्धि के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको विकास और अभिवृद्धि में अंतर को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, कक्षा शिक्षक के लिए किस तरह उपयोगी है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसकी प्रकृति क्या है, यहाँ पे आपको शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति बताना है, उसके बाद आगे आपको कक्षा शिक्षक के लिए किस तरह उपयोगी है इसके बारे में आपको बताना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता और मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।